Hello beta, welcome to physics class. In my last video, I have discussed capacitance of parallel plate capacitor. तो बेटा लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो अगर आपको लास्ट वीडियो देखना है तो आप मेरा चैनल YouTube पे सब्सक्राइब करो एंड देन आफ्टर यू कैन इजीली सी माय लास्ट वीडियो ऑन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला फाइंड आउट किया था. इफ वी हैव पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एयर एज इंसुलेटिंग मीडियम having air as insulating medium having air as insulating medium यहाँ प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू. तो अगर हमारे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स के बीच में इंसुलेटिंग एयर है, ड्राई एयर है, तो उस केस में कैपेसिटेंस का फार्मूला हमने क्या फाइंड आउट किया था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. तो ए का मीनिंग क्या था, एरिया ऑफ प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट. डी का मीनिंग सेपरेशन बिटवीन टू कंडक्टिंग प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन टू conducting parallel plates. ठीक है. and V, that is potential difference between two plates, that is potential difference between two plates. तो बेटा ये फार्मूला हमने लास्ट टाइम फाइंड आउट किया था. अगर आप मीडियम चेंज करोगे, अगर आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ फिल करोगे प्लेट्स के बीच में, अगर आप इंसुलेटिंग मटेरियल या इंसुलेटर्स को यहाँ फिल करोगे प्लेट्स के बीच में, तो कैपेसिटेंस का फार्मूला चेंज हो जाएगा. उसमें क्या चेंजेस आएंगे, एप्सिलॉन नॉट के साथ में क्या आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा, एरिया अपॉन सेपरेशन बिटवीन टू कंडक्टिंग प्लेट्स. तो C मीडियम किसके इक्वल आएगा, C मीडियम इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू C एयर. और यहां से हमें क्या रेशियो मिलेगी, C एयर अपॉन C मीडियम, C एयर अपॉन C मीडियम इक्वल टू C air upon C medium equal to 1 upon dielectric constant, equal to 1 upon dielectric constant. इसका मीनिंग C मीडियम आपका कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, किससे, कैपेसिटेंस विद एयर मीडियम, दैट इज KD टाइम्स. KD का मीनिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो जिस भी टाइप का आप यहाँ इंसुलेटिंग मटेरियल फिल करोगे, वो इंसुलेटिंग मटेरियल एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैरी करेगा, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका कैपेसिटेंस को इंक्रीज करेगा. तो अब आपको ये आइडिया मिल चुका है कि C air upon C medium is equal to 1 upon KD and C medium is equal to KD times of capacitance with air medium. तो बेटा इसी के बेस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है कि मेटल्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, कंडक्टर्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है. ये आपको कैसे मालूम चला कि हमें मालूम है एप्सिलॉन r और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये फार्मूला हमें मालूम है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू रेशियो ऑफ electrical permittivity in medium and electrical permittivity in free space.
तो इन दोनों की रेशियो से हमें क्या मिलेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिलेगा। अब इसी टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये बेटा फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, किसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर। तो फार्मूला क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एयर अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका मेटल्स का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर मेटल्स का इंफिनिटी है, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल्स का इंफिनिटी है, तो मेटल्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो अगर हम मीडियम कंडक्टिंग लेंगे, अगर हम मीडियम कंडक्टर का लेंगे, तो उस केस में Kd कैसा हो जाएगा, उस केस में Kd इनफाइनाइट हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कंडक्टर में क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कंडक्टर में क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मीडियम आपका डाइलेक्ट्रिक वाला है, अगर मीडियम आपका इंसुलेटिंग है, मीडियम अगर आपका इंसुलेटर्स वाला है, तो अगर मीडियम में इंसुलेटर्स हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ई मीडियम इक्वल टू ई एयर अपॉन Kd। अब अगर मीडियम आपका कंडक्टिंग है, अगर मीडियम आपका कंडक्टर वाला है, तो उस केस में Kd की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी और ई मीडियम का आंसर जीरो आ जाएगा। इसका मीनिंग अगर मीडियम कंडक्टर है तो यहां हमें लिखना पड़ेगा कि मीडियम कौन सा है, मीडियम कंडक्टर है। और आपको मालूम है कि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो, इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो। तो ये आपको यहां एविडेंस मिलेगा कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल्स का, कंडक्टर्स का इनफाइनाइट है, तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको जीरो मिलेगी। तो यहीं से हमें एविडेंस मिला कि अगर प्लेट्स के बीच में मीडियम कंडक्टिंग हो जाएगा, अगर प्लेट्स के बीच में मीडियम कंडक्टिंग हो जाएगा, तो उस केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। आप चेक कर सकते हो कि मेरे पास अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो अगर मैं इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन करूंगा, ये प्लेट नंबर 1, ये प्लेट नंबर 2, अगर मैं इन दोनों प्लेट्स को किसी कंडक्टिंग वायर से आपस में कनेक्ट कर दूंगा, आपस में ज्वाइन कर दूंगा कंडक्टिंग वायर से, तो यहां पर कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट। क्या फार्मूला है हमारे पास, C मीडियम इक्वल टू Kd इंटू C एयर। आप चेक करो कि Kd का मीनिंग क्या है, अगर मीडियम कंडक्टिंग है, अगर मीडियम आपका कंडक्टर कैरी कर रहा है, तो उस केस में Kd का आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। और उस केस में C इन मीडियम का आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। तो अगर किसी कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को अगर आप कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन करोगे, तो उस केस में उस कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मीडियम कंडक्टिंग होगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, और उस केस में इस कॉम्बिनेशन की, इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी वो आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। इसका मीनिंग इस केस में जो डिफरेंस इन पोटेंशियल होगा वो जीरो हो जाएगा। तो दोनों प्लेट अगर आपस में कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट हो जाएंगी, तो यहां पर डिफरेंस इन पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। नाउ वी नीड टू स्टोर large amount of charge to increase the potential difference of this combination, तो अगर हमें किसी कैपेसिटर के अंदर दोनों प्लेट्स
के बीच में कंडक्टिंग वायर मिलेगी, तो उस केस में उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसी होगी, इनफाइनाइट होगी, और वहां पर डिफरेंस इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि अगर दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगी प्लेट तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो डिफरेंस इन पोटेंशियल क्या आएगा, जीरो आएगा। तो अगर किसी कैपेसिटर का डिफरेंस इन पोटेंशियल जीरो होगा तो उस केस में हमें उस कैपेसिटर के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करना पड़ेगा पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करने के लिए। तो उस केस में वी नीड टू स्टोर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज टू इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैपेसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपेसिटी की वैल्यू आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो अगर आप फार्मूले के बेस पे बताओगे तो फार्मूले के बेस पे क्या लिखोगे, Cm इक्वल टू Kd इंटू सी एयर, और Kd की वैल्यू मेटल्स में कंडक्टिंग वायर में क्या होगी, दैट इज इनफाइनाइट, तो Cm इक्वल टू इंफिनिटी इंटू सी एयर, इंफिनिटी इंटू समथिंग, आंसर क्या आएगा, इंफिनिटी ही आएगा। आंसर क्या आएगा बेटा, इंफिनिटी ही आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट आप प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये बेटा क्लियर हो चुका है अब आपको कि अगर आप किसी कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को आपस में कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन करोगे तो उस केस में वहां पर कैपेसिटी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, कैपेसिटी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो अब चेक करते हैं बेटा, एक हम ग्राफ बनाएंगे अब पोटेंशियल और चार्ज के बीच में। अब हम यहां पर एक ग्राफ बनाएंगे पोटेंशियल और चार्ज के बीच में। तो अब आपको मालूम है पोटेंशियल ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, अगर चार्ज इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, अगर चार्ज इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। तो अगर आप चार्ज को इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, तो लाइन आपकी स्ट्रेट आएगी, लाइन आपकी स्ट्रेट आएगी। अब चेक करते हैं, अगर लाइन आपकी स्ट्रेट आ रही है तो यहां जो स्लोप बनेगा, स्लोप किसके इक्वल आएगा, स्लोप इक्वल टू v अपॉन क्यू, स्लोप इक्वल टू v अपॉन क्यू। तो अब आपको मालूम है कि c का फार्मूला होता है q अपॉन v, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू q अपॉन v, लेकिन यहां स्लोप किसके इक्वल आ रहा है, v अपॉन q के इक्वल आ रहा है, तो ये स्लोप किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन c, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन c। तो अगर मैं यहां पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लगाऊं तो इक्वेशन कैसे लगाऊंगा, y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c। आप चेक कर सकते हो कि यहां जो स्लोप मैंने निकाला, स्लोप कैसे निकाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में हमें कौन सी क्वांटिटी मिल रही है, पोटेंशियल डिफरेंस, और बेस पे क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो v अपॉन q किसके इक्वल आएगा, v अपॉन q इक्वल टू 1 बाय c। नाउ y का मीनिंग क्वांटिटी ऑन y एक्सिस, दैट इज v, m का मीनिंग स्लोप, और स्लोप की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1 बाय c। नाउ x दैट इज q, x दैट इज q, नाउ प्लस दैट इज इंटरसेप्ट। अब यहां कोई भी इंटरसेप्ट हमारे पास नहीं है, लाइन आपकी स्टार्ट जीरो से हुई तो यहां इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहां इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी, और यहां पर क्या आंसर आएगा, v इक्वल टू q अपॉन c, हेंस q इक्वल टू cv, हेंस q इक्वल टू cv। तो आप चेक कर सकते हो कि अगर हम v और q के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो जो स्लोप आएगा वो स्लोप किसके इक्वल आएगा, वो स्लोप आपका 1 बाय c के इक्वल आएगा। तो बेटा इसी के बेस पे सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरे पास v और q वाले ग्राफ के अंदर टू लाइंस गिवन है, लाइन ए और लाइन बी, तो इन दोनों लाइन में से किस लाइन पे कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो आपको ये बताना है इन दोनों लाइंस में से, इन दोनों कैपेसिटर्स में से किस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। तो आपको ये बताना है कि कैपेसिटर ए और कैपेसिटर बी में से किस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। तो यहां मैंने आपको सिंपल वे से बताया कि V और Q का ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर आएगा, और इस ग्राफ के अंदर स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, V अपॉन Q, और V अपॉन Q किसके इक्वल होगा, 1 बाय c के इक्वल होगा। तो 1 बाय c किसके इक्वल होगा, 1 बाय c V अपॉन Q, और फिर हमने
इक्वेशन लगाई स्ट्रेट लाइन की y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, नाउ v इक्वल टू क्यू अपॉन सी, c की वैल्यू 0, इंटरसेप्ट हमारा यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो हमारी लाइन स्टार्ट 0 से हुई तो c की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब हम यहाँ से q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज q इक्वल टू cv, q इक्वल टू cv। तो बेटा उसी टाइप से यहाँ चेक करके बताओ कि यहाँ जो मैंने ग्राफ बनाया, इस ग्राफ के अंदर मैंने दो कैपेसिटर्स को लिया है, कैपेसिटर A, कैपेसिटर B। इन दोनों कैपेसिटर में से हमें ये फाइंड आउट करना है किसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है। तो अब चेक करते हैं कि A और B, इन दोनों लाइन में से किस लाइन का स्लोप ज्यादा है। Q1 मोर देन Q2, Q1 मोर देन Q2। अब जिसका स्लोप ज्यादा है तो उसमें 1/C1 डोमिनेट करेगा, Q1 मोर देन Q2। इसका मीनिंग Q1 का मीनिंग क्या है, स्लोप है, स्लोप किसके इक्वल आता है, 1/C के इक्वल आता है, तो यहां क्या लिखेंगे 1/C1 मोर देन 1/C2। इसका मीनिंग 1/C1 will dominate over 1/C2, 1/C1 will dominate over 1/C2। तो अब चेक करो, अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/C1 मोर देन 1/C2, अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आंसर आएगा बेटा, अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो C1 लेस देन C2 आ जाएगा, C1 लेस देन C2। इसका मीनिंग C1 किसका कैपेसिटेंस है, C1 आपका कैपेसिटर A का कैपेसिटेंस है, C1 किसका कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर A का, और C2 किसका कैपेसिटेंस है, C2 बेटा किसका कैपेसिटेंस है, C2 आपका कैपेसिटर B का कैपेसिटेंस है। तो C2 मोर देन C1 आपका आंसर आ चुका है। तो आप चेक कर सकते हो कि स्लोप नंबर 1 मोर देन स्लोप नंबर 2, स्लोप किसके इक्वल 1/C1, स्लोप किसके इक्वल 1/C2, 1/C1 मोर देन 1/C2, रेसिप्रोकल लोगे तो क्या आएगा, C1 लेस देन C2, C1 लेस देन C2। तो हम इस टाइप से, तो बेटा हम इस टाइप से ये डिसाइड कर सकते हैं, हम इस टाइप से डिसाइड कर सकते हैं कि किस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा बाय ग्राफिकल मेथड, बाय ग्राफिकल मेथड। देन आफ्टर डिस्कशन ऑफ कैपेसिटेंस, नाउ वी विल हैव न्यू टॉपिक, that is energy store in parallel plate capacitor। तो बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं अब एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बेटा अब हम डिस्कस करेंगे एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कैपेसिटर, दैट इज एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। तो बेटा ये वाला टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, कैपेसिटर के डिस्कशन के लिए। तो क्या नेम बोला मैंने आपको, एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो चेक करते हैं कि एनर्जी स्टोर आपकी कैपेसिटर में कैसे होगी। नाउ वी हैव पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नाउ वी हैव पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाउ दिस प्लेट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, this plate is having negative charge and this plate is having positive charge, this plate is having positive charge। आप चेक कर सकते हो, so this plate is having plus q charge, this is having minus q charge, this is plus terminal and this is minus terminal। तो बेटा अब हमें ये चेक करना है, तो बेटा अब हमें ये चेक करना है कि इस कैपेसिटर के अंदर, इस कैपेसिटर के अंदर ये सेल कितनी एनर्जी स्टोर करेगी। सो नाउ वी हैव टेकन
now we have taken a capacitor across energy source, that is electric cell. तो हमने यहाँ पर एक कैपेसिटर को किसके अक्रॉस कनेक्ट किया है? अक्रॉस केमिकल एनर्जी सेल, अक्रॉस केमिकल एनर्जी सेल। इस सेल के अंदर बेटा कौन सी एनर्जी? इस सेल के अंदर केमिकल एनर्जी है। तो हमने एक कैपेसिटर को किसके अक्रॉस कनेक्ट किया है? अक्रॉस a source having chemical energy, and that is known as electric cell. Now we have connected a capacitor across two terminal of electric cell, across two terminal of electric cell. तो बेटा आप ये वाली जो प्लेट है, ये वाली प्लेट आपकी, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, ये जो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये कैपेसिटर की नंबर 1 प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है सेल का, ये नंबर 2 प्लेट में इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा। इसका मीनिंग यहां से इलेक्ट्रॉन नीचे पुल होंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन आपके नंबर 2 प्लेट में इंजेक्ट होंगे। तो इसका मीनिंग ये टर्मिनल, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहां से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर पुल करेगा ड्यू टू अट्रैक्शन, और यहां से ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके किसके अंदर भेजेगा? प्लेट नंबर 2 के अंदर इंजेक्ट करेगा। इसका मीनिंग हम एज्यूम कर सकते हैं कि प्लेट नंबर 2 से प्लेट नंबर 1 में पॉजिटिव चार्ज आपका ट्रांसफर हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आपका ट्रांसफर हो रहा है। तो आप चेक कर सकते हो कि प्लेट नंबर 2 से प्लेट नंबर 1 में पॉजिटिव चार्ज आपका ट्रांसफर हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आपका ट्रांसफर हो रहा है। आप चेक करो पहले, सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके इस टाइप से मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अगर इस टाइप से है, तो आपको मालूम होगा कि पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो हमेशा कैसे होता है? अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो अब चेक करो कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन आपके नंबर 1 प्लेट से नंबर 2 प्लेट में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आपके नंबर 1 प्लेट से नंबर 2 प्लेट में जा रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस आपके कैसे आएंगे? नंबर 2 से नंबर 1 प्लेट में आएंगे, यस और नो? तो आप चेक कर सकते हो कि जैसे यहां आपका नेगेटिव बिल्टअप होगा, वैसे वैसे यहां आपका पॉजिटिव चार्ज बिल्टअप होगा। इसका मीनिंग यहां से आपका पॉजिटिव चार्ज यहां ट्रांसफर हो रहा है। इसका मीनिंग ये वाली प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही है और ये वाली प्लेट इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है। इसका मीनिंग क्या है कि हमें ये आइडिया मिल चुका है कि आपका पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां आ रहा है, फ्रॉम प्लेट नंबर 2 टू प्लेट नंबर 1। अब इस पॉजिटिव चार्ज को 2 से 1 प्लेट में लाने के लिए एक्सटर्नल वर्क कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिक सेल। तो बेटा इलेक्ट्रिक सेल की हेल्प से हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव कर रहा है? नंबर 2 प्लेट से नंबर 1 प्लेट में। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, there is transfer of positive charge from plate number 2 to plate number 1। तो प्लेट नंबर 2 से प्लेट नंबर 1 में पॉजिटिव चार्ज आपका इलेक्ट्रिक सेल की हेल्प से मूव कर रहा है। तो ये हेल्पिंग एजेंट कौन है? यहाँ पर हेल्पिंग एजेंट आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सेल है। तो इलेक्ट्रिकल सेल ने यहां पर वर्क किया किसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, और ये इलेक्ट्रिक सेल पॉजिटिव चार्ज के ऊपर काम कर रही है और पॉजिटिव चार्ज को कहां से कहां मूव करा रही है? फ्रॉम प्लेट नंबर 2 टू प्लेट नंबर 1। तो अब चेक करते हैं कि वर्क डन का फार्मूला क्या होगा, क्योंकि हमने चार्ज स्मॉल अमाउंट में एज्यूम किया है, तो वर्क डन भी कैसा होगा बेटा? स्मॉल ही होगा। तो वर्क डन की वैल्यू क्या लिखोगे बेटा आप? वर्क डन इज इक्वल टू potential difference into small amount of charge, now work done is equal to, tell me formula of potential difference, Q upon C। C का मीनिंग कैपेसिटेंस, किसकी कैपेसिटेंस? इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, और इसकी दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन कितना है? D है। तो Q by C into dQ। नाउ dW is equal to 1 by C Q dQ। नाउ अप्लाई इंटीग्रेशन विद लिमिट,
0 to W. Now here we have 0 to Q. Tell me maximum charge on plate 1, that is capital Q, that is capital Q. तो बेटा dq जब आपका यहां आएगा तो यहां आने के बाद टोटल चार्ज आपका किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल Q के इक्वल हो जाएगा. तो आप चेक करके बताओ W किसके इक्वल आएगा, 1/c. नाउ इट इज Q स्क्वायर अपॉन 2, इट इज Q स्क्वायर अपॉन 2. तो बेटा पहले हम Q को इंटीग्रेट करेंगे तो Q स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, फिर हम रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आंसर आएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2. नाउ W इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2c. नाउ यू नो फॉर्मूला ऑफ Q, इट इज CV, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2c, इट बिकम्स हाफ CV स्क्वायर, इट बिकम्स हाफ CV स्क्वायर. तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी स्टोर होगी इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में. तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी स्टोर होगी इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में. तो ये आंसर आपके सामने है बेटा कि इस एनर्जी को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर के ऊपर कौन काम कर रहा है, एक्सटर्नल सेल काम कर रही है. और एक्सटर्नल सेल आपकी किसके ऊपर काम कर रही है, इलेक्ट्रिक चार्ज पे काम कर रही है. अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे मूव करा रही है, फ्रॉम प्लेट नंबर 2 टू प्लेट नंबर 1. इसका मीनिंग पॉजिटिव चार्जेस आर मूविंग फ्रॉम प्लेट नंबर 2 टू प्लेट नंबर 1 बाय वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल. तो इलेक्ट्रिक सेल जो काम कर रही है उसकी वजह से पॉजिटिव चार्जेस आपके प्लेट नंबर 2 से प्लेट नंबर 1 की तरफ मूव करेंगे, ट्रांसफर होंगे, so that we have electrical energy on this combination of parallel plates, तो बेटा अब ये क्लियर हो गया कि यहाँ जो प्लेट्स आपकी बनी हुई हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बनेगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आपकी एक्सटर्नल सेल की जो हेल्प है उसके थ्रू बनेगी. तो यहाँ पर हमारी हेल्प कौन कर रहा है, एक्सटर्नल सेल हमारी हेल्प कर रहा है चार्जेस को अरेंज करने में, चार्जेस को मूव कराने में. तो एक्सटर्नल सेल की हेल्प से हम पैरेलल प्लेट्स के बीच में एनर्जी को कंडेंस कर सकते हैं, एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं. तो बेटा फॉर्मूला क्या है एनर्जी का, दैट इज हाफ CV square. That is formula of electrostatic energy store in parallel plate capacitor. तो बेटा आपको ये चेक करना है कि जो केमिकल एनर्जी थी हमारे पास वो क्या थी, दैट इज चार्ज Q into potential difference, चार्ज Q into potential difference. बट जो एनर्जी आपकी स्टोर हुई यहां पर वो क्या है, स्टोर एनर्जी, जो एनर्जी आपकी कैपेसिटर में स्टोर हुई है, वो कितनी स्टोर हुई है बेटा, वो यहां चेक करके बताओ. इट इज QV पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन 2. आप चेक कर सकते हो कि यहां पर जो एनर्जी आपकी स्टोर हुई है वो आपकी QV पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन 2 स्टोर हुई है. अब चेक करो ये कैसे आया आंसर. आप हाफ CV स्क्वायर आपने लिखा है, तो हाफ CV स्क्वायर में आप C की वैल्यू यहां पुट करो तो क्या आंसर आएगा, हाफ इंटू Q अपॉन V इंटू V स्क्वायर. बेटा क्या आंसर आएगा, हाफ Q इंटू V. बेटा केमिकल एनर्जी का फार्मूला वही सेम फार्मूला, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस. अब यहाँ जो आपकी एनर्जी स्टोर हुई है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, हाफ Q इंटू V. इसका मीनिंग यहाँ पर जो वर्क डन हुआ, यहाँ जो इलेक्ट्रिक सेल ने वर्क किया किसके ऊपर, कैपेसिटर के ऊपर, वो कितना वर्क किया है, दैट इज Q इंटू पोटेंशियल
डिफरेंस। बट ये कंप्लीट वर्क आपका प्लेट्स के बीच में अपीयर नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है, जो वर्क इलेक्ट्रिक सेल ने यहाँ किया है किसके ऊपर, कैपेसिटर के ऊपर, वो कंप्लीट वर्क आपका प्लेट्स के बीच में एनर्जी की फॉर्म में अपीयर नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग हाफ वर्क डन आपका कहीं ना कहीं लॉस हुआ है। तो यहां से अगर 80 जूल वर्क हुआ है तो यहां पर 40 जूल ही एनर्जी आपकी स्टोर हुई है। इसका मीनिंग यहां से अगर 80 जूल आपने काम किया है तो प्लेट्स के बीच में सिर्फ 40 जूल एनर्जी ही स्टोर हुई है। तो 40 जूल एनर्जी कहां चलेगी, 40 जूल एनर्जी आपकी कनेक्टिंग वायर्स में हीट की फॉर्म में लॉस हो चुकी है। इसका मीनिंग जब भी आप किसी कैपेसिटर को कनेक्टिंग वायर के थ्रू चार्ज करोगे, कनेक्टिंग वायर के थ्रू डिस्चार्ज करोगे, तो उस केस में कनेक्टिंग वायर्स में कुछ एनर्जी आपकी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी। तो किसी भी कैपेसिटर को अगर आप किसी सेल के थ्रू चार्ज करोगे थ्रू कनेक्टिंग वायर, तो आप कनेक्टिंग वायर्स में हीट एनर्जी को फील करोगे। सो दिस हीट एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू लॉस ऑफ केमिकल एनर्जी, दैट इज लॉस ऑफ केमिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो इस टाइप से यहाँ पर जो 80 जूल आपने यहाँ काम किया, किससे काम करवाया आपने यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिकल सेल से। तो जो इलेक्ट्रिकल सेल ने यहाँ 80 जूल काम किया वो प्लेट्स के बीच में 40 जूल ही अपीयर होगा। तो 40 जूल वर्क डन आपका, 40 जूल आपकी एनर्जी इन कनेक्टिंग वायर्स में हीट की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में अपीयर होगी और ये एनर्जी आपकी एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाएगी। इसका मीनिंग QV potential difference upon 2, that amount of energy will appear between the plates of parallel plate capacitor। तो बेटा अगर मैं ग्राफ बनाऊं, हमें एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला, U सिंबल किसके लिए है, U is for energy stored in parallel plate capacitor and it is equal to W and it is equal to half CV square। तो बेटा अगर हम ग्राफ बनाते हैं, अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो अब चेक करो ध्यान से, अगर हम ग्राफ बनाते हैं किसके बीच में, पोटेंशियल और चार्ज के बीच में, तो लाइन हमारी स्ट्रेट आएगी। तो अगर आप इस स्ट्रेट लाइन के अंदर 2 पॉइंट मार्क करते हो, एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट, तो अगर आप फाइनल पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगी, नहीं मिलेगी, आप चेक कर सकते हो। मैंने ग्राफ बनाया किसके बीच में, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में। तो मैंने बेटा ग्राफ किसके बीच में बनाया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप किया, कहां से, पॉइंट ए से, किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो अब ये जो ट्रायंगल आई है, इस ट्रायंगल का बेटा एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अब चेक करके बताओ, ये जो आपका आंसर आया दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये किसके इक्वल आ रहा है, इट इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अगर आपको V और Q के बीच में, ग्राफ मिलेगा और ग्राफ में अगर आपको इस टाइप से 2 लाइंस मिलेंगी, तो आपको ये चेक करना है कि इन दोनों लाइंस के अंदर कितना एरिया कवर अप हुआ है। तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि इन दोनों लाइंस के अंदर हमें कितना एरिया मिला है। तो जिस राइट एंगल ट्रायंगल में ज्यादा एरिया होगा तो वहां पर उस कैपेसिटर में आपकी एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी। तो अब आपको ये आइडिया मिल चुका है कि अगर आपको V और Q में ग्राफ मिलेगा, वो ग्राफ
तो आपका कैसा होगा, लीनियर होगा। ग्राफ में लाइन कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। क्यों, V प्रोपोर्शनल टू Q होता है, तो लाइन अगर स्ट्रेट होगी तो यहां जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया डिसाइड करेगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितनी एनर्जी आपकी स्टोर हुई है। सो this is about energy store in parallel plate capacitor. So this is about energy store in parallel plate capacitor.